तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना जाए। डायमेंशन को कैलकुलेट करते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। डायमेंशन कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने पाया कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोगों को डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम उस डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला तब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी देखते जाएंगे जब तक कि पूरा का पूरा हमारा जो इक्वेशन है उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, अब देखना हमें यह है कि जब भी हम लोग बच्चों कि फिजिक्स में जब भी किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन के कंपोजिशन में, जैसे हम लोग मैथ्स देखते हैं तो मैथ्स में इक्वेशन को हम ऐसे इक्वेट करते हैं दिस हैज सम लेफ्ट पार्ट एज वेल एज राइट पार्ट। सो उसी तरीके से फिजिक्स में भी हम जब इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन के इक्वल टू के साइड के लेफ्ट साइड में कुछ पोर्शन कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं और इक्वल टू के राइट साइड में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ लिखी जा रही हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा कि मान लेते हैं हमने जैसे एक एग्जांपल देख रखा है हम लोगों ने F इज टू ma, इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो दिस इज अ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसमें हम फोर्स को रिलेट किससे कर रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से। सो अगर हम इसका एक जनरल टर्म्स में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं लेट अ इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ A विच इज इक्वल्स टू B एंड साथ में कोई एक ऑपरेशन इसके ऊपर हो रहा है और उस ऑपरेशन के साथ साथ हमने इसको लेट लिख लिया C। तो पहली चीज़ तो हमें यह याद रखना है कि यहाँ पे ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मीन्स एनी इक्वेशन, जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन में हमारे 3 डिफरेंट टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स जो होता है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर इट इज़ बेसिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है और मैक्सिमम, और इसको छोड़ के अगर कुछ हो सकता है तो वो पावर का ऑपरेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स के इक्वेशन में ऐसे ऑपरेटर्स को देखेंगे, या तो एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न या तो पावर। साथ में हम ए बी सी, दिस ए बी एंड सी को हम कहते हैं दिस आर ऑपरेंड। क्या कहा जाएगा इसे, ऑपरेंड, और सिंपली इसको हम कहते हैं इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करके इक्वेशन बनाते हैं। अब ये जो ए बी सी हमने लिख रखा है ये एक क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने क्लासीफाई करा है 4 पार्ट में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी जो हो सकती हैं वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो, जैसे हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं दिस फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इधर इट इज़ वेरिएबल, ये फिजिकल क्वांटिटी एक वेरिएबल होगी और या तो ये एक कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट आर कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल, एंड कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे हम कांस्टेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज, वैल्यूज चेंज विथ कंडीशन, विथ कंडीशन, कंडीशन के साथ जिसकी वैल्यू चेंज होती जाए उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, और हुज वैल्यूज रिमेन फिक्स्ड, रिमेन फिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैथ्स में भी देखा जाए तो इस तरीके से हम ऑपरेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये एक इक्वेशन हो सकता है। इस इक्वेशन में y, x, 2 एंड 3 दीज आर सम ऑपरेंड हो सकते हैं, और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर, और दिस इज इक्वल टू दैट इक्वेट द इक्वेशन। साथ में अब देखा जाए तो अगर हम ऑपरेंड की बात करें तो ऑपरेंड में कुछ ऑपरेंड ऐसे हैं जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ ऑपरेंड ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में जो ऑपरेंड होते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह दें, और वो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की हो सकती हैं, या तो वह वेरिएबल्स होंगे या तो वो कांस्टेंट होंगे। अब वेरिएबल होंगी तो वेरिएबल के भी 2 काइंड्स रह सकते हैं, दिस आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स।
ऐसे कुछ वेरिएबल होंगे जिनके डायमेंशन नहीं होंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल, एंड साथ में ऐसे कुछ वेरिएबल्स होंगे दैट आर डायमेंशनल वेरिएबल, जिसके डायमेंशन होंगे। सिमिलरली अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो ये भी टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट एज वेल एज डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये पा रहे हैं कि जब हम फिजिक्स में किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन में दो टाइप के हमारे पास टर्म्स होते हैं। वन इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर कैसे हो सकते हैं, प्लस का, नेगेटिव का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या पावर का ही ऑपरेशन हो सकता है। साथ में जिसे हम ऑपरेंड का नाम दे रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, और ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो वेरिएबल होगी या तो कांस्टेंट होगी। अब अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल भी डायमेंशन लेस वेरिएबल भी हो सकती है और डायमेंशनल वेरिएबल भी हो सकती है। मीन्स ऐसे वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं, और ऐसे वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनके डायमेंशन होते हैं। साथ में ऐसे कांस्टेंट भी हो सकते हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते, और ऐसे कांस्टेंट भी हो सकते हैं जो डायमेंशन भी होते हैं ऐसे कांस्टेंट के। सो अगर हम देखें वेरिएबल जो डायमेंशन लेस होता है, ऐसा वेरिएबल जो डायमेंशन लेस है, ऐसे वेरिएबल्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। दिस ऑल आर वेरिएबल हैविंग नो डायमेंशन, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, एग्जाम्पल। साथ में अब अगर हम बात करें कि ऐसा वेरिएबल जिसके डायमेंशन होते हैं, तो हम ऐसे वेरिएबल्स बहुत जानते हैं। फोर्स, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और उसके डायमेंशन भी होते हैं। एनर्जी, इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है, डायमेंशन होते रहते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारी क्वांटिटीज़ हम लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट की बात करें, एक कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता है, ऐसे कांस्टेंट में एग्जांपल पाई हैज़ नो डायमेंशन एंड इट्स वैल्यू इज सम कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 3.14, और साथ में इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सेकेंड देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ऐसी एवोगाड्रोज नंबर के भी कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दिस डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। ठीक है, एवोगाड्रोज नंबर की कांस्टेंट वैल्यू 0.23 6.023 इंटू 10 ऑफ पावर 23, आई थिंक 23। हाँ, ये एवोगाड्रोज नंबर होते हैं। तो ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते। एवोगाड्रोज नंबर, पाई, दिस डज नॉट हैव एनी डायमेंशन एंड इट इज़ कांस्टेंट। साथ में ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशन जिसके होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 ऑफ पावर -11 होती है, और इसके डायमेंशन भी होते हैं। साथ में स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 इंटू 10 ऑफ पावर 9.8, और इसकी भी डायमेंशन होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने चार कैटेगरी में डिवाइड करी है। पहला कैटेगरी है डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। साथ में डायमेंशनल वेरिएबल जिसकी वैल्यू भी चेंज होती है और डायमेंशन भी होते हैं उसके। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है बट डज नॉट हैव ए डायमेंशन, एंड डायमेंशनल कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन एज वेल एज फिक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी कैटेगरी की हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों हमें यहाँ ये जानना है कि नोट हम डाल देते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसकी यूनिट हैव यूनिट हो बट नॉट हैव डायमेंशन, उसके डायमेंशन ना हो। ऐसी भी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम याद रखेंगे कि इस तरह की भी यूनिट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी यूनिट तो होती है बट उनका डायमेंशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने लिया एंगल की यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे एंगल की यूनिट हम रेडियन लिखते हैं बट उसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो दिस आर बेसिक टर्म्स दैट वी नीड टू बी स्टडी। हमें अभी डायमेंशन में ये चीज़ जानने की ज़रूरत है और इसके बेसिस में हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब आगे हम देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके टर्म्स में हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो हम अपने जब हम स्टडी करेंगे तो उस दौरान डायमेंशनल निकालने के दौरान हम उस पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर ड्यूरिंग डायमेंशन। तो इस की पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में याद सेट करके रखेंगे जब भी हम डायमेंशन पढ़ेंगे। जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो ऑल फिजिकल क्वांटिटी हैव अ सेम डायमेंशन। सारे फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन होती है ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। चाहे कैसे भी सिस्टम ऑफ यूनिट हम ले लें, उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी बट उसका डायमेंशन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, चाहे फिजिकल क्वांटिटी हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट हो या डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशन है तो वो डायमेंशन किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी फिक्स रहेगी। साथ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके पास यूनिट होती है बट उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, एंगल और स्ट्रेन, दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ यूनिट बट डज नॉट हैव अ डायमेंशन। ओके, स्ट्रेन तो नहीं बट एंगल एक ऐसा है, स्ट्रेन की भी यूनिट नहीं होती क्योंकि वो आगे हम चल के पढ़ेंगे। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला आता है, तो वो आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो इसका एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं एंगल एक ऐसा वो है फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता है। साथ में आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, वेदर इट इज़ कांस्टेंट और वेरिएबल। उसकी कांस्टेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, डज नॉट चेंज। वेरिएबल होने की जरूरत नहीं है, डज नॉट चेंज लिखा है ना, हाँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी वेदर इट इज़ कांस्टेंट और वेरिएबल डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है इस पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। ओके, आगे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये समझना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है। जिसमें पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि मैंने मान लिया जाए एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें A इज इक्वल्स टू बी लिखा है। हम कह रहे हैं कि A इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम चलने जा रहे हैं कि हमारे पास, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो इस टाइप के एग्जांपल हमारे क्या है, F इज इक्वल्स टू एम जी। चलो ये लिया जाए, F इज इक्वल्स टू एम जी। नाउ अब अगर हम ये एक फिजिकल क्वांटिटी A है जिसका डायमेंशन मान लेते हैं, उसका डायमेंशन है डायमेंशन 1। B एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन हम ले लिए डायमेंशन 2, कुछ डिफरेंट डायमेंशन होंगी। C एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिए जिसका डायमेंशन है डायमेंशन 3, कुछ भी MLT जिसके टर्म में हम लिखें, सबका तीनों का डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। तो जब भी हम A इज इक्वल्स टू बी सी लिखेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, हमने कहा B और C के मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो डायमेंशन मिलेगा हमें, वो डायमेंशन A के बराबर। पहले तो जो भी इक्वेशन हमारी फिजिक्स में लिखी जाती हैं उन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन में एक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस इक्वेशन में याद रखने की बात है, हमने यहाँ पे अप्लाई क्या किया है, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड और डिवाइड कर ले। ठीक है, मल्टीप्लाई करा जाए या डिवाइड करा जाए गिवन इक्वेशन बाय एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम A में मल्टीप्लाई कर लें, मान लिया जाए हमने एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया A इंटू डी विच इज इक्वल्स टू बी सी डी,
तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन बाय एनी फिजिकल क्वांटिटी। कर सकते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से, परमिशन है। जैसे f में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, f को मल्टीप्लाई कर लिया डिस्प्लेसमेंट से, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे भी चेंज इन पोजीशन से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके हमारी एक क्वांटिटी बन गई, एंड दैट क्वांटिटी इज एनर्जी, और इसकी भी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, mgh। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन के बोथ साइड, वो फिजिकल क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल ही हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करा जाए। आपको समझ में आया होगा कि हम इसको फिर से आपको बताएं। तो हमने कहा कि हमने एक इक्वेशन लिखा, जिस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल्स टू बी सी, ए इज इक्वल्स टू बी, मान लिया जाए एक इक्वेशन मैंने लिख रखा है a इज इक्वल्स टू बी। अब अगर इसमें हम किसी भी क्वांटिटीज से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें या किसी क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड करें, तो ज़रूरी नहीं कि जिस क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है वो क्वांटिटी का डायमेंशन इन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन के इक्वल ही हो, ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते समय डायमेंशन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। ठीक है, तो वी आर फ्री टू multiply any physical quantity on both side of the equation or divide any physical quantity on both side of the equation irrespective what will be the dimension। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि we can multiply or divide the equation by any physical quantity irrespective of their dimension, irrespective of their dimension। उसका डायमेंशन क्या है, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऐसा नहीं कि एक ही साइड सिर्फ इक्वेशन के। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी, both side of physical quantity we can add or subtract both side by any physical quantity if dimension of that quantity is equals to dimension of physical quantity written लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे a इज इक्वल्स टू b लिखा हुआ है, तो हम अगर इसमें c से ऐड करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एडिशन बोथ साइड ही हो। ठीक है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिटन। जो फिजिकल क्वांटिटी रिटन है, लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी रिटन, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर a इज इक्वल्स टू b है, तो अगर हम इसमें एक c क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो इस c क्वांटिटी का डायमेंशन या तो डायमेंशन ऑफ a और या तो डायमेंशन ऑफ b के बराबर ही होगा। जैसे एग्जांपल v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये अगर इक्वेशन देखा जाए तो व्हाट इज़ v?
वेलोसिटी, व्हाट इज यू, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो ये जो टर्म हम इसमें ऐड किए हैं इक्वेशन में, इस पूरे टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर ही होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से उसी सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर करना है तो हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं। मीन्स वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन वॉल्यूम से, वॉल्यूम का एडिशन वॉल्यूम से, फोर्स का एडिशन फोर्स से, फोर्स का सब्ट्रैक्शन फोर्स से होगा। मीन्स दो क्वांटिटीज़ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हम कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो। ओके, लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कर सकते हैं अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन का होल डायमेंशन राइट साइड इक्वेशन के होल डायमेंशन के बराबर हो। तो दिस आर द थ्योरी कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा। दीज आर द की पॉइंट्स जिसको हम याद रखेंगे अपने डायमेंशन के न्यूमेरिकल करने के लिए। जैसे अगर हम कह लें तो हमारे पास, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान लिया जाए मैंने लिखा इक्वेशन मैंने लिख रखा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि अगर इस s को कहा जाए तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l। हमने कहा लेट एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन 0 होने पे ये जो क्वांटिटी मिली है ये इसकी भी डायमेंशन इक्वल है, तभी तो ये इक्वेट हो रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ना होती तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लिखा जाता। तो ये जो हमने ऐड कर रखा है, इस एडिशनल जो एडिशन करा गया है लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट साइड इक्वेशन में, अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड, उधर ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ले जाएं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिस क्वांटिटीज़ का हम कर रहे हैं उस पूरे क्वांटिटीज़ का, सिंगल टर्म्स का नहीं, पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर ही हो सकता है, होगा। ठीक है, तो ये हम इक्वेट करके बता सकते हैं। जैसे लिखा गया है कि मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझते हैं, तो हम ये कहें कि A इज इक्वल्स टू B। अब मैं कह रहा हूँ कि A का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर है, तो आपसे मैं पूछूं तो B का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहोगे इसका भी डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन तो डायमेंशनली भी करेक्ट ही होना चाहिए। नाउ अब अगर मैं एक क्वांटिटी इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ D। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ कि D कैसी क्वांटिटी है, तो हमें मालूम है कि B कैसी क्वांटिटी है, फोर्स, A कैसी क्वांटिटी है, फोर्स। सो अगर हम ऑपरेशन कैसा कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो जिस क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी वही होगा। ऐसे कंडीशन पे हम ये बता सकते हैं कि D कैसी क्वांटिटी है, तो D एक क्वांटिटी है, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि इफ़ A इज इक्वल्स टू B, here A is force and B is force, तो इसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन, इसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन में ना हो। अब C से हम मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ C, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि C का डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हमें पूरे का एक साइड का डायमेंशन मालूम होगा, तभी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा तरीका है होमोजेनिटी का एप्लीकेशन लगाने का। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशन। ये इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे कि यूजेज क्या है डायमेंशन, क्यों हम डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन जो है हमारा वो है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और डायमेंशन को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये इसका यूज़ करते हैं टू चेक द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। टू चेक द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट मीन्स जो फॉर्मूलेज हम पहले या इक्वेशन कह रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं और नॉट। देखते हैं अभी कैसे। थर्ड हम देखेंगे इट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशन मीन्स जनरेटिंग फार्मूला।
to establish a relation between the क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच का रिलेशन भी इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और सिंपली कह सकते हैं कि जनरेट करना, फॉर्मूले बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं डायमेंशन जनरेट फॉर्मूला। तो दिस आर द 3 यूजेज ऑफ डायमेंशन। पहला क्या है? टू कन्वर्ट वर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। जिसके एग्जाम्पल को देखें तो हम पहले कन्वर्जन सीख रहे हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम कह लें कि मान लिया जाए हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने कह लिया, लेट अस कंसीडर दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज n1। उसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख रहे हैं हम? n1 लिख रहे हैं। और उसका डायमेंशन है, लेट द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इज m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड t रेज टू द पावर c। ये मैंने डायमेंशन लिख लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट को समझ रहे हैं बच्चों, एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को की मैग्नीट्यूड कितनी ली गई है? n1, और उसकी यूनिट क्या ली है? अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन है, उसके डायमेंशन को मैंने कैसे लिखा? m(a)l(b) t रेज टू द पावर c। अब इसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट कह लिया जाए, सिस्टम ऑफ यूनिट नंबर 1, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिस्टम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम 2 में इस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा लेट उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? n2, और उसका जो डायमेंशन हुआ वो हो गया m रेज टू द पावर x, b l रेज टू द पावर y और t रेज टू द पावर z। ये हो गया। सो जब भी हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा हमेशा फुलफिल होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले सिस्टम की मैग्नीट्यूड और उस सिस्टम की यूनिट दूसरे सिस्टम के मैग्नीट्यूड और दूसरे सिस्टम के यूनिट के बराबर होगी। तो हम इसको लिखें n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। तो इस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो मान लिया जाए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, मान लेते हैं कि किसी कार की वेलोसिटी गिवन है हमारे पास। लेट हम कह लें एक व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी हमने लिख रखी है, द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चल 30 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये कौन से यूनिट है? ऐसी यूनिट जिसमें लेंथ को किलोमीटर में मेजर किया गया है और टाइम को आवर में। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें मीटर पर मिनट, ये हमें कैलकुलेट करना है। कि हमें कैलकुलेट करना है कि एक कार जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर आवर थी, उसकी वैल्यू पर मिनट में कितनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x। तो अब देखा जाए तो हम डायमेंशन के पहले पॉइंट्स का यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं पहले सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी थी? n1 की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम की, देखो फर्स्ट सिस्टम में उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी? 30, उसकी यूनिट कितनी थी? u1। दिस विल इक्वल्स टू यहाँ पे n2 एंड दिस विल इक्वल्स टू u2। तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n2। नाउ इक्वेट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 30 ये हो गया। तो अब अगर लिखना जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या कैलकुलेट करना है? n2। तो n2 को एक तरफ रख के बाकी को उस तरफ ले जाएं। तो n2 के जगह पे क्या है? x इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? तो दिस विल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, अब इस r को नीचे दे दे, मिनट को ऊपर कर दे, तो दिस विल इक्वल्स टू 1 मिनट और डिवाइडेड बाई
1 मीटर के जगह पे 1 मीटर रखे और ये r नीचे आ गया होगा, तो 1 घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट। तो देखा जाए तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया, मिनट मिनट से कैंसिल आउट हो गया, और ये 60 को मैं 30 से कैंसिल करके वैल्यू पा लिया हूँ 1/2 इंटू 10⁻³ किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, जिसको हम लिखना चाहें तो यहाँ से 10 लेके 5 इंटू 10⁻² कर सकते हैं। जो x की वैल्यू निकल रही है वो कितनी हो गई, 500। 5 इंटू 10⁻² को क्या लिख सकते हैं, 500। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ पुट द वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 500 मीटर पर मिनट। तो ये हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीख लिया कि हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम physical quantity of one magnitude and whose magnitude is given and have some unit to another system of unit में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है बच्चों। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो समझना है, अब जो नेक्स्ट है यूज, वो क्या बताया जा रहा है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इक्वेशन, इस पॉइंट को समझा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि एक इक्वेशन लिखा गया है mgh इज इक्वल्स टू ½ mv²। तो क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं, तो चेक करना है कि वेदर द गिवन टर्म्स इज करेक्ट और नॉट, द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। साथ में अगर इसको ऐसे भी चेक करा जाए तो हम ये लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस ½ at²। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे, साथ में इसको भी चेक करेंगे। तो पहला है कि हमें ये देखना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट होगा तो ये डायमेंशनली लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं इफ़ m इज मास, g इज ग्रेविटी एंड h इज हाइट, हेयर m मास एंड v इज वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, तो हम कहेंगे m ग्रेविटी, g की डायमेंशन हम लोगों ने कल कैलकुलेट करा था कि g की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना है, तो इसको लिख सकते हैं L(t-2). साथ में h विल बी द चेंज इन पोजीशन, हाइट को की डायमेंशन क्या होती है, L। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन आया है, लेफ्ट साइड के डायमेंशन की वैल्यू क्या आ गई, तो हम कहेंगे mL² t-2। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हाफ, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट। नाउ अगर राइट साइड के डायमेंशन को देखें तो आपको मैं पहले बता दूं बच्चों कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 5, 7, 8, जैसे यहाँ पे भी 1/2 है, इस कांस्टेंट का हमें डायमेंशन यूज नहीं करना है। दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, 1/2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1/2 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका हम मल्टीप्लिकेशन कहीं भी कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी में कर लिया, एक्सेलरेशन में कर लिया। तो एक डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास डायमेंशन नहीं है। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1/2, तो इसका डायमेंशन हम लेंगे नहीं। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो Lt-2 का होल स्क्वायर है। देखा जाए यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो अगर इसको हम समराइज करें तो पाएंगे ml का 2 पावर ml2 t-2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू, तो हम देखेंगे राइट साइड का डायमेंशन लेफ्ट साइड के डायमेंशन के बराबर हो गया। तो ये क्या है, इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, द इक्वेशन इज करेक्ट। साथ में हम ये कहेंगे mgh विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, हमने 9th में पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका डायमेंशन कैसा होगा, एनर्जी का डायमेंशन, और ½ mv इसका इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तरफ एनर्जी है तो डायमेंशन तो इक्वल होना ही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे चेक करेंगे द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को चेक करो कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो जैसे मैं कह लूँ एस विल बी द चेंज इन पोजिशन, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, एल। नाउ यू क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम, तो mlt-2
सॉरी एल टी माइनस टू यू का डायमेंशन हो जाएगा और साथ में टी टाइम लिया गया है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, तो देखेंगे क्या कि हमारे पास टी रेज टू पावर -1 और टी के पावर 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देगा एल। तो हमने देखा इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये जाना था कि ऐसे कंडीशन पे अगर ये पूरे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट करना चाहते हैं तो इसका भी डायमेंशन इसके डायमेंशन के या इसके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर हाफ 80 का डायमेंशन हम निकालें तो मैं पहले बताया हूँ हाफ का डायमेंशन नहीं लेना है हमें। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस टू और टाइम का स्क्वायर कर लेंगे तो टी स्क्वायर, तो दिस विल कैंसिल आउट। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला एल। तो हम लोग देख सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू एल प्लस एल, मीन्स लेंथ को लेंथ से ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट हुआ। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, तो हाउ टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी और जनरेट फॉर्मूला। मान लेते हैं इसके एग्जांपल को समझते हैं कि हमारे पास एक हमने सिंपल पेंडुलम के बॉब को ले लिया और उसे स्ट्रिंग से लटका दिया है। दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ उसका कितना है एल, और ये हमने एक बॉब लिया है जिसका मास है एम। अब ये स्ट्रिंग से लटका हुआ बॉल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, एक बार लेफ्ट राइट साइड, फिर यहाँ पे, फिर लेफ़्ट साइड, इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा है। और इस ऑसिलेशन में यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ऐसे करने में उसने एक टाइम पीरियड 1 कंप्लीट ऑसिलेशन किया और इस 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में उसने कुछ ना कुछ टाइम कैलकुलेट किया। नाउ अब अगर ये मोशन कर रहा है तो जैसे ये ऊपर गया तो हम देखेंगे कि यहाँ आने के बाद इसको फिर से इसके लोकेशन पे कौन ले आया, तो हम कहेंगे अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसे खींच रखा है, जिसके कारण वो फिर से अपनी लोकेशन पे चला आया। तो हम कह सकते हैं कि अब g की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होती तो इसके मोशन करने की स्पीड भी कम या ज़्यादा होती। साथ में लेंथ अगर देखा जाए तो लेंथ अगर छोटा बड़ा होता तो भी इसकी टाइम अलग हो जाती। और मास को देखें कि मास भी बॉब का है तो मास पे भी डिपेंडेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ जो बॉब है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम मास पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये जनरेट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। क्या है मैंने जनरेट करो फॉर्मूला, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या सिंपल बॉब। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। टाइम किसके ऊपर डिपेंड दिख रहा है हमें, यहाँ पे फिजिकली देखें तो मास ऑफ बॉब के ऊपर दिख रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे दिख रहा है और ग्रेविटी पे दिख रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि दिस टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन, ये डिपेंडेंसी का साइन है बच्चों। ऐसे कंडीशन पे अगर दोनों चीज़ न्यूमरेटर में लिखा हो, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, तो डायरेक्ट रिलेशन कहा जाएगा। जैसे ए और बी, तो हम कहेंगे दिज आर इन डायरेक्ट रिलेशन विथ ईच अदर, मीन्स एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाता ए इज़ डायरेक्ट इन रिलेशन विथ 1/b, तो ये इन्वर्स रिलेशन में होता है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा और एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो हम लोग देखेंगे ऐसे कंडीशन पे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों टर्म्स डायरेक्ट रिलेशन में लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन मास, लेंथ, मास के ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। ओके, अब देखा जाए तो मास के ऊपर डिपेंडेंट किस पावर पे है ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए मैंने ए लिख लिया। लेंथ के ऊपर किस पावर पे डिपेंड है ये भी नहीं मालूम था, इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी। और जी के ऊपर डिपेंडेंट किस पावर से है ये भी हमें नहीं मालूम था, इसलिए मैंने सी ले लिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तरीका है, इस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसे लिखा, साथ में उसके ऊपर हम एक आर्बिट्रेरी पावर रख लिए ए बी सी। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला, अगर टाइम पीरियड इसके ऊपर डिपेंड होगा तो डायमेंशन टाइम का इसके डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे ऑन इफ़ इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज कैपिटल टी एंड दिस विल इक्वल्स टू डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए। सिंपली हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हाफ, लेफ्ट पार्ट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ
राइट पार्ट होना चाहिए, राइट पार्ट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट पार्ट का डायमेंशन देखें तो ये क्या है, टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम, m0 L0 t रेज़ टू द पावर 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t रेज़ टू द पावर 1। हमें समझना है बच्चों कि यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन, क्योंकि जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हमें मालूम है कि कैसी क्वांटिटी है, तो उसके डायमेंशन को लिख लिया। अब वो जिस पे डिपेंडेंट था उसकी क्वांटिटीज़ को लिखे, तो हम लिखेंगे मास, इसका मतलब m1 L0 T0, और इसके ऊपर पावर हमने क्या लिया है, a। साथ में लेंथ देखा जाए तो हम उसको लिखेंगे m0 L1 और t रेज़ टू द पावर 0, उसका पावर क्या लिया है, b, और साथ में थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, g। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-2, और उसके ऊपर आर्बिट्रेरी पावर क्या लिया है, c। नाउ अब अगर हम m वाले को सेपरेट आउट करें तो यहाँ m रेज़ टू द पावर a हो जाएगा, तो हमने इसको लिखा ma। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, lb, और इसको क्या लिखेंगे, lc t रेज़ टू द पावर -2c, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू मिल गई। नाउ अब देखा जाए तो m a l यहाँ से b और यहाँ से lb, तो ऐसे हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू द पावर b इट विल इक्वल्स टू x a प्लस b। पावर का अगर बेस सेम हो तो पावर एडअप हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, l रेज़ टू पावर b प्लस c, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में हम लोगों ने पढ़ रखा है। साथ में t का टर्म नहीं है, तो t के टर्म्स के ऊपर यहाँ पे पावर कितना है, ये। अब हम पीछे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करें, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट पार्ट डायमेंशन ऑफ राइट पार्ट के बराबर होना चाहिए अगर इक्वेशन करेक्ट है तो, ठीक है। तो अब कंपेयर करें तो m0 L0 t रेज़ टू पावर 1 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ m रेज़ टू पावर 0 और m रेज़ टू पावर a, इसका मतलब कंपैरिजन से हमें क्या पता चला, a किसके बराबर है, 0 के। सिमिलरली l के पावर 0 और यहाँ पे b प्लस c, तो हम कह सकते हैं b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड, टाइम को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं ऑन कंपैरिजन -2c किसके बराबर आ जा रहा है, 1 के। ऐसे कंडीशन पे c की वैल्यू क्या आ सकती है, -1/2, और इस c की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। तो हम लोग जो आर्बिट्री वेरिएबल ले रखे थे a b c, उसकी वैल्यू निकल गई। अब इन तीनों को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम पाएंगे क्या कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के ऊपर कितने का पावर है, 0। ओह, यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मास के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं। टाइम पीरियड पेंडुलम का मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, बॉब का कुछ भी मास हो वो उससे अफेक्ट नहीं होगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 होने से ये समझ में आया कि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड, l पे देखा जाए तो l के ऊपर कितना पावर है, 1/2, तो हम कहेंगे दिस l रेज़ टू द पावर 1/2। और g के ऊपर कितना पावर है बच्चों, तो g के ऊपर -1/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g रूट के अंदर, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा देते हैं बच्चों, जिसको एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि t इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट रूट ओवर l/g। और अभी जब आगे की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या पा जाएंगे, 2π। तो जो फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वो क्या आया, t इज इक्वल्स टू 2π रूट ओवर l/g। तो हमें फिजिकली इंटरप्रेट कर रहे थे तो ये हमें लग रहा था कि मास पे ऊपर भी डिपेंड होगा, बड़ा मास लगा दे छोटा मास लगा दे तो उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। लेकिन हमने जब उसको सॉल्व किया तो डायमेंशनली हमने पाया कि मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है और लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से स्टेब्लिश करा जा सकता है रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी, और फॉर्मूले को भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दिस आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन। इसके बेसिस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल, जो हमें कई ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो कॉम्प्लिकेट भी करेंगे, कई ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, तो उसे जानेंगे। साथ में यूजेज ऑफ डायमेंशन के बाद भी डायमेंशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, उसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन ही हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से रोकता है, ठीक है। पहला लिमिटेशन हम जो देखेंगे कि डायमेंशन में हम लोग
डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स, लॉगरिथम टर्म्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म्स को डिफाइन नहीं किया। डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, सीधे कहेंगे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम एंड टी रेशियोज आर डायमेंशनलेस, ये पहली लिमिटेशन हम लोगों ने पाई कि इनकी डायमेंशन नहीं होती है। कोई भी चीज़ टी रेशियोज में लिखा हो, लॉगरिथम में लिखा हो या एक्सपोनेंशियल में, तो उसके डायमेंशन, हम उस टर्म्स के डायमेंशन नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स, वेयर x हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स लिख लें और x हम कह लें इट विल बी द पोजीशन। तो हमें अगर a का डायमेंशन निकालना हो बच्चों कि a का डायमेंशन क्या है, तो हम लोग ये पाए हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 0। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो टर्म्स लिखा हुआ है, क्या ए एक्स की डायमेंशन क्या होगी, ए एक्स की डायमेंशन हमारी 0 के बराबर होगी। 0 का मतलब डायमेंशन m0 L0 t रेज टू द पावर 0 होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स। ये लिखेंगे, लिखा जा सकता है, हाँ ये हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। तो ये हमारा डायमेंशन लेस है, हमने अभी पढ़ा है एक्सपोनेंशियल और डायमेंशन लेस। अभी हम देख रहे हैं कि लिमिटेशन का भी एडवांटेज हम लेंगे और प्रॉब्लम में उसको यूज़ करेंगे। अभी हमें पूछा गया है कि ए का डायमेंशन क्या है, तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए, इस फॉर्मूले से डायमेंशन ए का किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ए एक्स का डायमेंशन, क्योंकि ए एक्स पूरा का पूरा जो टर्म्स बन रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, उसकी डायमेंशन होती नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, m0 L0 t रेज टू द पावर 0 एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्या है, पोजीशन, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, L, जिसको हम ऊपर जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ ए इज m0 L-1 t रेज टू द पावर 0, जिसको सीधे लिख सकते हैं हम, इट विल बी L रेज टू द पावर -1। किसका डायमेंशन निकाल लिए, डायमेंशन हम ए का निकाल लिए। तो पहली लिमिटेशन हमें ये समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और टी रेशियोज का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जिसके एक और एग्जांपल को समझे तो हम ये कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल साइन ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब अगर x की हमें पोजीशन मालूम हो, लेट x को कह ले, जैसे ए टी इज इक्वल्स टू वाई, हेयर t रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, t रिप्रेजेंट टाइम, t विल रिप्रेजेंट टाइम। तो हमसे a का, इसको a नहीं अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा की डायमेंशन हमसे पूछी जा रही है, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो हम यहाँ पे फिर से थ्योरी लिखें तो हम कहेंगे टी रेशियोज की डायमेंशन नहीं होती, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टी रेशियोज में जो एंगल लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन 0 है, डायमेंशन लेस है, तो m0 L0 t रेज टू द पावर 0। साथ में हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी, क्या होता है, टी रेज टू द पावर 1, ये हो जाता है। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ टी। ऐसे कंडीशन पे लेफ्ट साइड का इक्वेशन को कंपेयर करा जाए तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल इक्वल्स टू m0 L0 t रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई t, जिसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा t रेज टू द पावर -1। तो इस तरीके से पहला जो लिमिटेशन है वो समझ में आ रहा है, और उस लिमिटेशन का यूज़ करके कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आ रहा है। सेकंड लिमिटेशन ये देखेंगे, ठीक है, डायमेंशन कभी भी वी कैनॉट सॉल्व प्रॉब्लम इन विच डायमेंशन, जिसमें हम कह सकते हैं वी कैन नॉट यूज सॉल्व प्रॉब्लम इन विच मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व।
फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ऐसी हाँ डायमेंशन होते हैं, लेकिन ऐसे डायमेंशनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसमें मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। ओके, एंड द थर्ड वन इज हम डायमेंशनल क्वांटिटी जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टर्म्स के डायमेंशन को डिफाइन नहीं कर पाए। कांस्टेंट we can dimension does not define the dimension of constant term cannot be defined constant terms की dimension भी defined नहीं हुई। तो these are the 3 limitation of डायमेंशन, 3 यूजेस, 3 लिमिटेशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत मज़ेदार होते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही कई जगह पे हम चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, और कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे दिमाग की बत्ती भी जला देती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन के बारे में जाना। इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।